Very good morning, guys. You're very welcome on your YouTube channel Be Positive. As you know, myself Achika, and today's date 25 मई 2022 और आज का दिन है बुधवार। हम चर्चा करेंगे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के उन तमाम बहुत प्रमुख खबरों की जो कहीं ना कहीं हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, सिविल के हों या और किसी एग्ज़ाम के हों, उनके लिए क्या क्या विशेष खबरें हैं और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता है कि क्वाड की अभी मीटिंग चल रही है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब ही होता है 4। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कंट्रीज़ जो हमारी जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज़ मिलके जिस ग्रुप का निर्माण करी हैं उसी को क्वाड कहा जाता है और इनकी मीटिंग को क्वाड्रिलेटरल मीटिंग कहा जाता है। लाइक बाइलेटरल मीटिंग आपने सुना होगा, ट्राइलेटरल, एंड दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल मीटिंग। तो अभी ये मीटिंग जापान के टोक्यो में, जो कि वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे चल रही है और काफ़ी अच्छे से इसे मतलब कि नेविगेट किया गया। जो भी प्रमुख हैं अलग अलग राष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे नेविगेट किया और इसमें कई बहुत अहम फैसले भी लिए गए। और ये मीटिंग थर्ड थी, तीसरा था, और सबसे पहला जो है वो हुआ था 2029 में, और वो जो है कोविड की वजह से वर्चुअली ही हुआ। तो ये मीटिंग अभी आमने सामने हुई, मीन्स ठीक है, बैठ के आमने सामने टोक्यो में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे इस बार 4 कंट्रीज़ ने और अलग कंट्रीज़ को, 9 अलग कंट्रीज़ को मिला के, चाहे वो वियतनाम हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, ठीक है, इन सब लोगों को मिला करके एक और जो है समूह का निर्माण किया है, जिसमें इनका कुल मिला के तात्पर्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र को, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हो, टेक्नोलॉजिकली हो, या फिर जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं डेवलपमेंट में, उन चीज़ों को लेके हो, ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं। और सबसे अहम बात जो इस मीटिंग की है, जो भी कंट्रीज़, चाहे वो साउथ चाइना सी को लेके हो, चाइना से परेशान हैं, या फिर इसके हड़प नीति की, हम्बन टोटा हो गया बंदरगाह, या फिर सितवे बंदरगाह, जितने भी हैं, इस पे ये कर्ज दे दे के और इस पे कंट्रोल किए जा रहा है चाइना, जो कि इसकी नीति है। इन सब से थोड़ा सा इरेडिकेट करने के लिए, चाइना को थोड़ा सा पुश बैक करने के लिए ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मतलब इसी बिंदु के इर्द गिर्द ये घूमती भी रही। आइए कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं कि ड्रैगन की घेराबंदी इन्होंने कैसे करी। हालांकि जो इस मीटिंग का सेंटर पॉइंट था, लाइक हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर में समुद्री सीमा से जुड़े यूएन के कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में किसी भी पक्ष की ओर से ताकत के इस्तेमाल का विरोध होगा। चीन के सहयोगी म्यांमार में सैनिक तानाशाही को लेकर जताई गई चिंता, और चीन के दूसरे सहयोगी पाकिस्तान के आतंकी रिश्ते पर नकेल कसने के संकेत। 5 वर्ष में पूरे क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए 50 अरब डॉलर की मदद की घोषणा करी गई है। चीन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन के कर्ज में जो भी कंट्रीज़ डूबी हुई हैं उन्हें कैसे उबारा जाए, उसमें कैसे मदद करी जाए, ये भी एक बहुत विशेष पॉइंट था इस मीटिंग का। क्वाड सदस्य देश सेमीकंडक्टर निर्माण पृथक नेटवर्क भी तैयार करेंगे। अभी जापान, आपको पता है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का बहुत अच्छा हब है। पूरे क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से मछली मारने पर रोक लगेगी। तो ये सारे जो पॉइंट थे ये हैं। ये पॉइंट वही है कि क्षेत्र के देशों को चीनी कर से उबारने में रणनीति बनाई गई और 5 वर्षों में पूरे क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए 50 अरब डॉलर, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की घोषणा करी गई है। ठीक है, इसके बाद
खाद्य तेलों से आयात शुल्क हटा, चीनी निर्यात पर अंकुश। ये एक्चुअली महंगाई से निपटने की कुछ कला विधि है। इसमें ये बताया जा रहा है कि खाद्य तेलों पर जो भी सेस वगैरह लगाए गए हैं उनको बहुत दूर तक इरेडिकेट किया जाएगा, यानी 2024 तक कम से कम, ठीक है उन्हें, ताकि उनका आयात बहुत अच्छे से हो सके किसी भी रुकावट के बिना, और उसका इतना भार भी कंट्री की इकॉनमी पे ना पड़े। और दूसरी तरफ कदम उठाया गया चीनी के निर्यात में थोड़ा सा उसको हाइक करके, उसके प्राइस को, कहीं ना कहीं सीमा शुल्क की दर को, ठीक है। तो इन दो एक तरीके से अपोजिट स्टेप से कहीं ना कहीं हमारे महंगाई में थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो भी रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, रेटिंग करती हैं महंगाई को लेके या रोजगारी को लेके, उसमें से एक कंपनी है इकरा। उसका अनुमान है कि अगर इसी तरीके से कटौती अच्छे से उत्पाद शुल्क में और इन सब में होती रही तो फिर महंगाई जो है वो 7 के आसपास आने का अनुमान है, और 14 के बाद अभी तक वो 7.78% के साथ बहुत ऊंचे दर पे चल रही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। दूसरी खबर है, भारत में अभिव्यक्ति की इजाज़त देने वाली संस्थाओं पर सुनियोजित हमले। ऐसा राहुल कह रहे हैं पीएम मोदी को कि भारत एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला देश है, और लेकिन अभी पीएम मोदी जो है वो ये कर रहे हैं, और उनकी तमाम जो मतलब मंत्री हैं या जो भी एजेंसीज़ हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही बैड तरीके से उस पर अफेक्ट डाल रखा है, और अभी उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबकी छीन ली है। मतलब कि जो उनके प्रेज़ में बोलता है उनको वो हाइक करते हैं, उनको वो फैसिलिटेट करते हैं, और जो भी उनकी योजनाओं में कमियों को बताता है उनका वो मुंह बंद कर देते हैं। ऐसा ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो है, मौत के आंकड़े जुटाने का तरीका है WHO से विवाद की वजह। इसमें बात यह है गाइस कि WHO ने बोला कि पिछले टाइम में जितनी भी कोरोना से मृत्यु हुई है इंडिया में वो 47.4 लाख है, और जबकि इंडिया ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये 4 लाख ही हैं, इतना बड़ा डेटा नहीं है, और पूरे रजिस्ट्रार में, सरकारी रजिस्ट्रार में जो भी नोटेड डाउन है। और इसका विरोध स्वास्थ्य मंत्रियों की सदस्यता वाली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने भी इसकी एक स्वर से रिपोर्ट को खारिज किया है। तो यही है कि इतना बड़ा डाटा नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन करिए। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 150 ई बसें। अभी केजरीवाल जी ने जो घोषणा करी थी उस पर ये खरे उतरे हैं, और इन्होंने कहा है कि गुरुवार तक इस पर हर कोई निःशुल्क सफ़र कर सकता है। और ये क्लीन एनर्जी के उसमें रास्ते में एक नया कदम है। अच्छा, ये एक खबर है, अभी अनिल बैजल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे, और इनकी जगह पे विनय कुमार सक्सेना को शपथ दिलाने की तैयारी में है। यहाँ पे ये थोड़ा सा जान जाइए कि शपथ कौन दिलाता है, तो उसी राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही उन्हें शपथ दिलाता है। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश एक्चुअली इनको शपथ दिलाएंगे, बिपिन सांधी है जो, और उसके बाद जो नए एलजी होंगे वो सतीश चंद्र शर्मा, जो कि कॉलेजियम से, हाई कोर्ट के कॉलेजियम से ये बोला गया है कि ये नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर ये उनको शपथ दिलाएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये एक बहुत अनोखा संयोग है कि दोनों लोग एक दूसरे को, मतलब पोस्ट वाइज एक दूसरे को, नेम वाइज नहीं, शपथ दिलाएंगे। ये एक कैंपेनिंग लगी हुई है, और इसके साथ साथ में ये उद्घाटन भी किया जा रहा है एक हॉस्पिटल का। तो उसमें डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मुंह का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि दांत वाँत को लेके काफ़ी हद तक लोग इसे बहुत मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि आप इनका भी विशेष ध्यान रखें। और इसके संदर्भ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो बहुत सारी अभी फ़िल्में हैं OTT प्लेटफॉर्म पे और विज्ञापन भी, ये सब कहीं ना कहीं तंबाकू को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भी नहीं करें। मतलब वो लोग फैशन में दिखाते हैं, लेकिन आज के युवा वो उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक है।
ये है 2023 में होने वाली क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष होती है और क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मैंने आपको पहले ही बताया। ऑस्ट्रेलिया 2007 में क्वाड से अलग हो गया था। 10 साल बाद 2017 में ये फिर से क्वाड के अस्तित्व में आ गया। IPEF चीन को थामने की एक रणनीति है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी तरीके से ये पूरी घेराबंदी चल रही है चीन की, मतलब ये जो चीन का हर तरफ से घेरने का एक तरीका रहा है कि पहले कर्ज दीजिए और कर्ज में जब वो डूब जाएँ तो फिर उनका दिवाला निकाल के और एक एक चीज़ें आप जो है अपने कब्जे में कर लीजिए। इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आप किसी गरीब को गरीब जानते हुए भी इतना सारा कर्ज दे देंगे और आपको बखूबी पता है कि ये कर्ज नहीं चुका पाएगा। तो पहले के साहूकार कैसा करते थे, फिर आपके नाम पे जो भी ज़मीन वमीन होती थी वो कब्जा कर लेते थे और उस पर जुताई बुआई करते थे। तो यहाँ पे अभी ये पोर्ट वगैरह को ले रहे हैं, आपके एयरपोर्ट को ले रहे हैं, ठीक है। तो चीन की ये रणनीति है। तो इन सब से थोड़ा सा हैंड टू हैंड फाइट के लिए ये रणनीति बनाई गई है। और दूसरा ये भी है कि IPEF के माध्यम से अमेरिका की पहुंच जो है वो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों तक भी बढ़ेगी। और इसमें सबसे रोचक बात ये है कि लाओस, कंबोडिया और म्यांमार जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो चीन के समर्थन में हमेशा रहती हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं हुई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि IPEF जो है वो एक बहुत नया आर्थिक मंच है जो एक नई उड़ान देगा पैसिफिक हिंद, मतलब इंडियन पैसिफिक पूरे क्षेत्र को ही। तो यही न्यूज़ है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ है कि चीनी रूसी लड़ाकू विमानों को जापानी वायुसेना ने खदेड़ा। तो इसमें ये है कि क्वाड शिखर बैठक के दौरान चीन और रूस के लड़ाकू विमान जापानी हवाई क्षेत्र के करीब आ गए थे और इनको तुरंत खदेड़ा गया। जापान ने अपने विमान भेजकर इन्हें तुरंत खदेड़ा। ये कहा जा रहा है कि मतलब हम कहीं और भी बिजी हैं तो आप अपना काम करे जा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। ये है तकनीकी के क्षेत्र में मजबूत होगी भारत अमेरिका की साझेदारी। तो अमेरिका जो है ये द्विपक्षीय वार्ता भी हुई अमेरिका इंडिया और जापान इंडिया के साथ में। तो अमेरिका इंडिया के साथ में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें उसके सेंट्रल पॉइंट्स रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग की। बाइडन ने मोदी की तारीफ़ भी की कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए और बहुत सकारात्मक रही दोनों नेताओं की बैठक, ये भी बताया जा रहा है। और इसके साथ में ही वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ाने पे भी सहमति बनी है। इसमें ना सिर्फ कोरोना बल्कि इससे रिलेटेड और भी जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं उनके खात्मे की भी बात करी गई है। भारत CMF में शामिल। CMF है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो कि बहरीन में स्थित है और ये इसका नेतृत्व जो अमेरिका करता है। और ये इसमें होता क्या है कि जो भी गहरे समुद्री आतंकी संगठन व मादक पदार्थों के तस्कर होते हैं उन पे थोड़ा सा ये कंट्रोल करता है। और ये कुछ नहीं तो फिर भी 34 कंट्रीज़ का संगठन है। तो अभी अमेरिका ने इंडिया को भी आमंत्रित किया है। अमेरिका रक्षा कंपनियों को भी आमंत्रण दिया है कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के तहत हाथ से हाथ मिलाकर हम मतलब एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और बहुत बेस्ट फ्यूचर देंगे हमारी जो ये आर्टिलरी साइंस। इसको भारत के टेक्नोलॉजी हब में शामिल होगा अमेरिका। इसके साथ में पर्यावरण सुरक्षा व स्वच्छ ऊर्जा 2030 जो SDG हमारा है उसमें भी किस तरीके से योगदान देगा, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बायलैटरल मीटिंग की बात करें भारत और जापान की तो उसमें सुरक्षा और सहयोग बढ़ाया जाएगा। 5G और सेमीकंडक्टर पर भी चर्चा हुई। एक्चुअली ये मुंबई अहमदाबाद में हाई स्पीड ट्रेन परियोजना जो चल रही है वो जापान की ही निगरानी में चल रही है। तो इस पर भी बात हुई और इन्होंने किशिदा ने जो फूमियो किशिदा है उन्होंने डिनर के लिए भी उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। और इसके साथ में 2+2 बैठक पे भी सहमति जताई गई है जो कि जापान में ही होगी और PM नरेंद्र मोदी जी फिर से वहाँ पे जाएंगे 2+2 मीटिंग के लिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट 2+2 मीटिंग जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर
दोनों देशों के साथ में बैठ के अपने अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करते हैं। और इसके साथ में ऑस्ट्रेलियाई पीएम से भी मिले मोदी। इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत पहले संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जिस तरीके से क्वाड को ले लीजिए या खेल जगत में ले लीजिए, इन सब चीज़ों को लेके, या हेल्थ और एग्रीकल्चर को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं संबंध बहुत अच्छे हमारे बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी एक अच्छी खबर है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये है कि लेबर पार्टी से अभी हाल ही में अल्बनीज़ जो हैं वो जीते हुए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो वो लेबर पार्टी से ये एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वनडे एनटीपीसी वगैरह के, तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी न्यूज़ है आतंकियों पर कार्रवाई में एक दूसरे की मदद। ये क्वाड देशों ने कहा है कि मतलब हम कहीं ना कहीं जो भी सुरक्षा परिषद में जितने भी संगठन हैं इस तरीके के, जितने भी कंट्रीज़ उनको पोषित कर रही है, हम उन पे नकेल कसेंगे कहीं ना कहीं, एक दूसरे देश की मदद कर करके, डेटा शेयर करके, उनसे रिलेटेड लोकेशंस बता के, तमाम तरीक़ों से। और इसके साथ में कर्ज प्रबंधन पर भी क्षेत्रीय देशों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि हम किस तरीके से क्या करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इधर भारत, अभी आपको पता होगा कि विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF कहते हैं, उसका सम्मेलन हो रहा है दाओस में, स्विट्ज़रलैंड के। तो इसमें पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में इंडिया का जो इकोनॉमिकल सिनेरियो है उसमें सबसे ज़्यादा ईज़ है वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये न्योता दे रहे हैं कि आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए और अपनी कहानी मतलब इंडिया में इन्वेस्टर्स की कहानी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कहानी का आप भी हिस्सा बनिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी लड़कियों के ख़िलाफ़ अपराध होते हैं वो, उसमें योगी सरकार कह रही कि हमारी गवर्नमेंट वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे भरोसा रखती है, और हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, प्रॉपर जो भी है वो कार्रवाई करी जाती है। ठीक है, और पहली बार ये भी हुआ कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा गया, तो ये तो सच में बहुत एप्रिसिएबल था। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से 3 त्यौहार पड़े हुए थे साथ में, और तीनों बहुत ही अच्छे से संपन्न किए गए। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, उसको लेके जो सर्वदलीय मीटिंग है वो 1 जून को बैठाई जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि 1 जून से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण योगी पूजन करेंगे वहाँ पे, मतलब उसकी नींव वगैरह तो रखी दी गई है, शुभारम्भ करेंगे गर्भगृह का। गर्भगृह पूछा जाता है कभी कभी हिस्ट्री में, आर्ट और कल्चर के सेगमेंट में, कि गर्भगृह एक्चुअली क्या होता है। तो सेंट्रम सैंक्टोरम गर्भगृह एक वो होता है, पूरे ऑडियंस हॉल को आप निकाल दीजिए, दक्षिणापथ को। दक्षिणापथ वो होता है जहाँ पे आप चल चल के जो है भ्रमण करते हैं पूरे मंदिर का। एक जो बाउंड्री बनाई जाती है जिसमें आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, एक कैंपस जो बनाया जाता है। और नहीं, कैंपस तो बहुत ब्रॉड लेवल पे हो गया, थोड़ा सा और नैरो लेवल पे। और गर्भगृह होता है जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति मेन तरीके से स्थापित होती है, उस पूरे पॉइंट को हम गर्भगृह कहते हैं। तो उसका जो है उसकी नींव रखी जाएगी। फिर दूसरा है CUT के रजिस्ट्रेशन में 2.5 लाख छात्रों की नहीं जमा हो पाई फीस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि CUT, अभी आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन, इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम बन गया है। तो इसमें यही है कि अभी परसेंटेज वाइज या अलग अलग यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराते थे उन सबको एक साथ ही करके कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट कर दिया गया है। 12th के बाद आप उसमें जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेजेस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपने जो स्ट्रीम चुनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ये चीज़ है। और यहाँ पे यही है, ज्ञानवापी मुकदमे पोषणीयता पर सुनवाई कल होगी। फिर और जो इम्पोर्टेंट खबर है उसमें यह है, मुआवजा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। एक्चुअली इसमें बात यह है कि सहारा हॉस्पिटल ने जो उपभोक्ता यानी कि मतलब पेशेंट था, उसको लकवे की शिकायत थी, और ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे से उन्होंने दवा नहीं की। लकवे की शिकायत थी, लेकिन ये किडनी और अलग अलग तरीक़ों की जांच बताई, और इससे जान चली गई पेशेंट की, तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने पे मुहर लगा दी है। 20 लाख और 10 लाख, 2 प्रतिवादी थे, उनको देना पड़ेगा डॉक्टर्स को। ये बारिश और बर्फबारी के चलते आधे दिन ही चल पाई केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा।
तो कहीं ना कहीं बाधित हो ही जाती है। यहाँ पे सब जानते हैं कि बहुत ही खतरे से भरा हुआ होता है, यहाँ पे जोखिम भरा होता है। और दूसरा ये है कि ब्रह्मपुत्र की वजह से हर बार का यही है कि असम में बाढ़ आती है और बहुत बहुत सारे लेवल पे लोग यहाँ पे प्रभावित होते हैं। तो ये न्यूज़ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है कि बीते मंगलवार को पहली बार ऐसा दिन था जब से कोरोना की अलग अलग लहरें आई कि एक भी मौत दर्ज नहीं करी गई। इसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट खबर है तो ये है, जम्मू कश्मीर पुलिस पदक से राज्य के प्रतीक चिन्ह और शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाई गई। मतलब पूरे नेशनैलिटी के रंग में रंगा हुआ जम्मू कश्मीर यहाँ पे यही बता रहा है। और इस पे अलग अलग लोगों ने, जैसे शेख अब्दुल्ला हुआ, महबूबा मुफ्ती हुई, तंज कसा हुआ है। ये आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से। रद्दी कागजों से भरकर जान, पर्यावरण संरक्षण को दे रहे उड़ान। ये बात करी जा रही है हंसराज महिला महाविद्यालय की, जो रद्दी पेपर हैं उनको बहुत ही प्यार से डेकोरेट करके और अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करके, आर्ट एंड क्राफ्ट करके, स्ट्रीट क्राफ्टिंग करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान किस तरीके दे रहे हैं। ये एक और बहुत अच्छी खबर है। खबर क्या, मतलब आपको जानना चाहिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर आप इन सब चीज़ों से वास्ता रखते हैं तो, कि वृंदावन में जुलाई से श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। ये इस्कॉन की तरफ से हो या वृंदावन की तरफ से हो, बहुत अच्छी बात होती है ये, कि बहुत से ज़रूरतमंद का पेट भर जाता है निःशुल्क। क्वाड का संदेश वही है कि ये हर तरफ से जो है सहयोग करेंगे, पूरा उसी में डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। और ये महंगाई की बात करी है इन्होंने, ये भी अपने तरीके से इन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और इसमें राज्य का कितना योगदान है और केंद्र को क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या कदम उठा लिया है अभी तक, और अभी राज्य को क्या क्या करना बाकी है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बदलाव की एक बड़ी आहट, इसमें ये कहा जा रहा है मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व को लेके है, जो चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके हो, मथुरा की शाहीद गाह को लेके हो या कॉमन सिविल कोड को लेके हो, ये सारी चीज़ों को इन्होंने कवर अप किया है। गिद्धों की संरक्षण की चुनौती, एक्चुअली इसमें बात ये है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि पिछले 3 दशक में गिद्धों की संख्या जहां 4 करोड़ थी वो घटकर सीधे 10% पे आ गई है, यानी कि 4 लाख तक हो गई है, और या फिर इससे भी कम। और 2002 में ही IUCN की रेड लिस्ट में इसे जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इनके मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, UPSC में ये क्वेश्चन करा भी गया था कि क्या है, तो डाइक्लोफेनेक नाम की एक दवा है जो कि पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक औषधि के रूप में। तो अगर वो जब एक्सपायर होते हैं तो इनको खा खा के गिद्ध भी टॉलरेट नहीं कर पाते उस दवा के साइड इफ़ेक्ट को, और वो बहुत भारी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है कि गिद्ध क्या करते हैं, मृत जीवों का भक्षण करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। तो अभी इस तरीके से इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि आप डाइक्लोफेनेक की जगह पे मेलॉक्सिकन नाम की औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गिद्ध को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बाकी हो तो सकता है अच्छे से। और इसमें ये भी बताया गया है, जो कि फिर से क्वेश्चन करा जा सकता है, ये कुछ स्पेसिफिक है, लाइक गिद्ध आमतौर पर अपने घोंसले यूकेलिप्टस, यानी जिसे हम सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं, और शीशम, सेमल, इमली और पीपल जैसे पेड़ों पर बनाते हैं, यानी कि जो बहुत ऊंची ऊंची लंबाई वाले पेड़ होते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये रेड लिस्ट की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर हम और भी बात करें तो इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 2020 टू 2025 में कार्य योजना बनाई गई, जिसमें 5 राज्यों में, जो कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, इसमें गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। जबकि चार अन्य राज्य हैं, शहर हैं, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद और पिंजौर, इसमें इनके बचाव केंद्र की स्थापना की गई है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये वही है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके बताई गई है। यहाँ पे ये है कि AI के इस्तेमाल से मिलेगा अनचाही काल से छुटकारा। तो इसमें ये ट्राई है, जो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, उन्होंने बताया कि AI के माध्यम से आपको पता चल जाएगा
कि मतलब कॉल्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं जो कि सेट कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी न्यूज़, गहनों की खरीद बिक्री की ट्रांसफ़र पोर्टल पर होगी पूरी जानकारी। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने कैरेट का है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उस पोर्टल पे उसकी जानकारी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड होगा पूरा। पीएम वाड़ी योजना में बीएसएनएल के 30,000 वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे शामिल। बहुत बड़े लेवल पे बीएसएनएल इसमें साथ देने की कोशिश में है। पीएम वाणी योजना वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई से कनेक्शन देना, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो स्टेशंस हों या जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, बस स्टैंड हो, इन सब जगह पे। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में गिरावट दर्ज करी गई है। ये भी तेल में महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। और आईएसआईएस की महिलाएं जिनको भेजी थी मिसाइल परीक्षण की सूचना, ये हैनी ट्रैप में आकर एक प्रदीप नाम के एक सेना के जवान थे, उन्होंने ऐसी गड़बड़ करी है, ऐसा बताया गया है। हालांकि बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, अभी इस पर बात चल ही रही है। श्रीलंका में आपको जैसे पता है कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है, इतनी बुरी आर्थिक तंगी वहाँ पे आई है गाइस। तो अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 400 रुपये के पार चल रही है। इसके बाद ये सारी मनोरंजन की चीज़ें हैं जो कि आप जाके लिंक में पढ़ लीजिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव से हमें लगी वो मैंने आपको बता दिया। और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।